बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनैक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। 4 साल में 1 रुपए रिकवर नहीं कर सका और इमरान खान तो खुद कहते हैं कि बड़ी मछलियों से एहतसाब शुरू करो। तो जनाब, बड़ी मछलियों से एहतसाब क्यों शुरू नहीं करते अपने केपी में? एहतसाब कमीशन मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन मैंने हक बात की है। मैं अपने अखलाक, अपने किरदार पर किसी चीज को मैं कुर्बान नहीं कर सकती। मैं किसी धमकी से डरने वाली नहीं, ना मेरा खानदान किसी धमकी से डरने वाला है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं ये शुक्रिया अदा करती हूँ पाकिस्तान की सियासी पार्टियों का, बिलावल भुट्टो जरदारी का, जमात इस्लामी का, कि उन्होंने एक खातून के रिस्पेक्ट के ऊपर उसके साथ यकजहती का इजहार किया। और मैं समझती हूँ कि जो काम NGOs और इदारे सालों नहीं कर सके, वो एक आयशा गुलाले ने एक दिन में कर दिखाया और खवातीन को रिस्पेक्ट दे दी। मैं पाकिस्तानी कौम से भी कहती हूँ, एक दफा फिर अपील करती हूँ कि अपने कौम के किरदार के ऊपर, आला किरदार के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज मत करें। कोई इंसान खुदा नहीं होता, कोई मफादात को मत देखें। और आपका जो हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है कि वो अपने किरदार पर सबसे पहले तवज्जो दे। और आखिर में मैं जो पाकिस्तान चाहती हूँ। आयशा गुलालई आज मौजूद थी कौमी असम्बली में, धुआंधार उनकी जानिब से खिताब किया गया है और उसके बाद रिएक्शंस का सिलसिला भी जारी है। जैसे जैसे इस पर अपडेट्स आती रहेंगी या जैसे जैसे इस पर रिएक्शंस आते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल एक और मसला भी है कि रेहाम खान पर लीगी रहनुमाओं से मुलाकातों का इल्ज़ाम है। मुराद सईद ने रेहाम से सरीना होटल की मुलाकातों की तफसीलात मंजर आम पर लाने का मुतालबा किया है। रेहाम ने भी जवाबी ट्वीट किया है, कहती है सबूतों के साथ जवाब देंगी। रेहाम ने सरीना होटल में किससे मुलाकात की, समा तस्वीर सामने लाया। मीर मुकाम साहब से मेरी कभी जिंदगी में ना मुलाकात हुई है, ना मैंने फोन पे उनसे बात की। नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या उनकी फैमिली में से किसी ने मुझे नहीं कहा कि आप किताब लिखें। रेहाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे PTI के रुकन कौमी असम्बली मुराद सईद का जवाबी वार। सियासत में गलाजत के खेल और अपने लीडर को बदनाम करने की दुहाई दी तो रेहाम से सवालात भी कर दिए कि सरीना होटल में आपकी किस किस के साथ मुलाकातें हुई थी, आपके ज़ेर इस्तेमाल वहां पे जो गाड़ी थी स्वात के अंदर वो किसकी थी, आपके लिए जो दावतें हुई वो दावतें क्या किसी जुमात के अहम रहनुमाओं और उनके ओहदेदारों के घर नहीं थी। रेहाम ने भी कोई लगी लिपटी ना रखी, ट्विटर पैगामात में खूब भड़ास निकाली। ट्वीट किया, मुराद सईद को मुझ पर कीचड़ उछालकर अपना सियासी करियर दांव पर नहीं लगाना चाहिए। मजीद लिखा, तमाम सवालों का जवाब सबूतों और रसीदों के साथ दे सकती हूँ, लेकिन ये सच बहुत तकलीफ देगा। मुराद सईद सरीना होटल में कौन सी मुलाकातों का तस्करा कर रहे थे? समा रेहाम खान की नून लीगी रहनुमा से मुलाकात की तस्वीर भी खोज लाया, इसकी भी ट्विटर पर ही वजाहत आ गई। रेहाम ने लिखा कि मलिक नूरवान ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनके पास दिलचस्प कहानी थी, अपनी वेबसाइट के लिए उसकी फिल्म बनाना चाहती थी, इसीलिए मुलाकात की। साथ ही साथ दो टोक अंदाज में ये भी जता गई, मैं किससे मिलूं किससे नहीं, कोई मुझे डिक्टेट नहीं कर सकता। रेहाम खान ने साफ साफ बता दिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के नवाज शरीफ पर वार। कहते हैं नवाज शरीफ सड़कों पर निकलकर नैब पर दबाव डालना चाहते हैं। बनी गाला में पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोले नवाज शरीफ, बताएं कौन उनके खिलाफ साजिश कर रहा है? करप्शन बचाने के लिए फौज और अदलिया को तबाह किया जा रहा है। नवाज शरीफ से मैं ये पूछता हूँ, ये कौन साजिश कर रहा है? ये ताशकंद की जो बिल्ली लेके आप फिरेंगे कि मैं एक दिन बताऊंगा, बता दें लोगों को कौन साजिश कर रहा है। इस कौम के खिलाफ ये सबसे बड़ी साजिश हो रही है। वो यहां से जा रहा है लाहौर तक सरकारी खर्चे पे, वहां लोग खड़े होंगे और उनको ये बताएगा कि जनाब ये कितना बड़ा जुल्म हुआ नवाज शरीफ से, वो नवाज शरीफ बेकसूर है। नवाज शरीफ अपने आप को नैब के केसेस से बचाने के लिए जो इनके शुरू होने लगे हैं, इसका मतलब कि प्रेशर डालें नैब के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि जनाब नवाज शरीफ को एक और NRO मिल जाए। वो NRO जो
मुशर्रफ ने दिया था जब ये सऊदी अरेबिया गए थे। अब पकड़े गए हैं, अब मुजरिम है, मुजरिम जाएगा हाथ हिलाते हुए सड़क के ऊपर कि हाँ जनाब बड़ा मैं कोई फतह करके आ रहा हूँ। जबकि वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक वो कहते हैं कि साजिशों के बावजूद नवाज शरीफ की हुकूमत सबसे बेहतर है। नवाज शरीफ का सियासी सफर जारी और सारी रहेगा। 4.25 बरसों में साजिशों, गालियों, इल्जामात, साजिशों और ना नजर आने वाले दबाव के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ की हुकूमत की कारकर्दगी तमाम हुकूमतों से बेहतर। मुल्क चंद कदम आगे जाता है, एक साजिश होती है और रिवर्स गियर लगा दिया जाता है। आइन बना लेकिन मार्शल लॉ भी लगते रहे, कोई वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं किसे वकील करें, किससे मुंसफी चाहें, उनकी नाअहली के लिए जवाज ढूंढा गया। मजीद क्या बात की है जान लेते हैं। समा के नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान बताइएगा। जी बिल्कुल, सहाफियों से गुफ्तगू की है साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने। उनका ये कहना था कि मेरे मकासद अब ज़ाती नहीं हैं, मुल्क और कौम के लिए ठोकरें खाई हैं, लेकिन 70 साल में हम पाकिस्तान की सिम का तयन नहीं कर सके। नवाज शरीफ का कहना था कि कुछ लोग मिलकर इस मुल्क की सिम ठीक कर दें और वज़ारत उज़्मा से भारत और की खिदमत करना चाहता हूँ। हम सबको इस सवालात के जवाब ढूंढने होंगे और मीडिया, सिविल सोसाइटी, सियासतदानों को मिलकर जवाबात तलाश करने चाहिए कि अब तक क्यों नहीं किसी भी सिविल हुक्मरान को मुद्दत पूरी करने दी जाती है। उनका ये कहना था कि 4 साल जो इक़्तिदार में गुजारे हैं वो मैं ही जानता हूँ और मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मुल्क के लिए कह रहा हूँ। और एक इदारे एक दूसरे का एहतराम नहीं करेंगे तो मुल्क आगे नहीं जा सकता। मुल्क में पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एक बड़ा मुबाहिसा होना चाहिए। और उनका ये कहना था कि एक नए सियासी, समाजी और इमरानी मुआहदे की जरूरत है और हम ये तासुर नहीं देना चाहते थे कि हम किसी इंक्वायरी से भाग रहे हैं। मुझे बड़े लोगों ने मशवरा दिया था कि JIT के सामने नहीं जाना चाहिए, लेकिन एहतसाब से नहीं भागे और मैंने कौमी खजाने की इमानत में खयानत नहीं की है। नवाज शरीफ का ये कहना था कि मैंने कानून और आइन की पासदारी की और मालाहारात की खराबी नहीं बल्कि तसीह चाहता हूँ और इस रोजमर्रा के तमाशे को खत्म होना चाहिए। आज उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था, आज फिर मीडिया के सामने उसी मौक़िफ़ को दोहराया है। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये खबर दी। लेकिन एक और अहम खबर आ रही है और वो खबर ये है कि नवाज शरीफ की रवानगी और इस्तकबाल को हतमी शक्ल दे दी गई है। नून लीग का हर MNA 2000 कारकुन लाने का जिम्मेदार होगा। ये इजलास में फैसला कर लिया गया है। साथ मौजूद हैं वहाब कामरान, उनसे बात कर लेते हैं। वहाब कामरान, जरा बताइएगा कुल मिला के कितने MNA हैं, 2000 से कारकुन कितने पहुंच जाएंगे? जी अच्छी खासी तादाद में इस हिसाब से तो कारकुन पहुंचेंगे, लेकिन ये हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि आया हर MNA वाकई 2000 कारकुन लाने में कामयाब हो भी पाएगा कि नहीं। ताहम ये इजलास में फैसला जरूर किया गया है कि हर जो MNA है नून लीग का वो 2000 कारकुन लाएगा, जबकि UC चेयरमैनों को भी फी चेयरमैन 400 कारकुन लाने का फैसला किया गया इजलास में। इसके अलावा फैजाबाद से कचहरी चौक रावलपिंडी तक सड़क के दोनों तरफ नून लीगी कारकुनों की भारी तादाद भी बुध के रोज मौजूद होगी, ये फैसला किया गया इजलास में। साथ साथ फैजाबाद, डबल रोड, चांदनी चौक, नाज सिनेमा, कमेटी चौक, लियाकत बाग और मरीर चौक पर इस्तकबालिया कैंप भी लगाए जाएंगे, जिसमें कारकुनान साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे। और इसके अलावा फैजाबाद से कचहरी चौक तक नवाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल करने के लिए कारकुनान की बड़ी तादाद को बुलाने का फैसला किया गया इजलास में। यानी वहाब लाहौर तो पूरा बुध के रोज बंद हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, तफसील दी आपने। पनामा केस के सिलसिले में नैब ने 4 रेफरेंसेस की तैयारी शुरू कर दी है। JIT के 6 अरकान को मरकजी गवाह बनाने का फैसला किया गया है। पनामा केस, नैब ने 4 रेफरेंसेस की तैयारी शुरू कर दी है। JIT के 6 अरकान, इन्हें मरकजी गवाह बनाने का फैसला किया गया है। वाजिद ज़िया, इरफान मंगी, आमिर अजीज गवाहों की फहरिस्त में शामिल हैं, जबकि बिलाल रसूल, नोमान सईद और कामरान खुर्शीद भी गवाह होंगे। रेफरेंसेस में तहकीकात करने वाले अफसरान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। एक और अहम मामला, एक और अहम खबर। डॉक्टर ताहिरुल कादरी कल आ रहे हैं लाहौर और यहाँ करने जा रहे हैं अवामी ताकत का मुजाहरा। तो पाकिस्तान अवामी तहरीक ने जलसे में शिरकत के लिए सियासी जमातों से राबते भी तेज़ कर दिए हैं। शेख रशीद ने अलबत्ता शिरकत की यकीन दहानी करवा दी है। गो शहबाज गो तहरीक के नताइज तक डॉक्टर ताहिरुल कादरी वतन में ही रहेंगे। सानेहा मॉडल टाउन की रिपोर्ट के हुसूल के लिए कानूनी और सियासी ऑप्शंस इख्तियार करने का फैसला भी इनकी जानिब से किया गया है। क़सास तहरीक का दूसरा राउंड शुरू करने पर भी मुशावरत की गई है, जबकि अवामी तहरीक के प्लेटफॉर्म से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़ भी सामने आ रही है। हुसैन नवाज की तस्वीर किसने लीक की, मुअम्मा हल होने के करीब है। JIT सरबराह वाजिद ज़िया ने नाम अटॉर्नी जनरल को भिजवा दिया है। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे ज़ुल्करनैन इकबाल से, हम बात करेंगे, लेकिन अहम मामला है
अहम खबर है, बड़ी गूंज रही कि जब हुसैन नवाज पेश हुए JIT में तो उसके बाद तस्वीर किसने लीक की, और अब ये मुअम्मा हल होने के करीब है क्योंकि जो JIT के सरबराह रहे वाजिद ज़िया, उन्होंने अटॉर्नी जनरल को नाम बता दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं जुल्करनैन इकबाल, उनसे बात कर लेते हैं। जुल्करनैन इकबाल, कुछ सुनगुन मिली है आपको, किसने लीक की थी ये तस्वीर? देखिए, सील शुदा लिफाफे के अंदर वाजिद ज़िया की जानिब से भिजवाया गया है नाम और तमाम तफसीलात की, किस इदारे से उसका ताल्लुक है, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई हुई या मुबैना तौर पर कौन उसके पीछे है, तमाम चीज़ें तफसीलात अटॉर्नी जनरल को आगाह कर दिया गया है। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था वाजिद ज़िया को कि वो नाम से और तमाम तफसीलात से अटॉर्नी जनरल को आगाह करें, क्योंकि वफाक ने कहा था उन्हें कोई एतराज़ नहीं है नाम पब्लिक करने पर, इसलिए अटॉर्नी जनरल को यह भी हिदायत की गई थी अदालत के फैसले में कि वो नाम जब सामने आए तो उसको पब्लिक भी कर दें। अब वो नाम फराहम कर दिया गया है अटॉर्नी जनरल को और बताया जा रहा है कि अटॉर्नी जनरल वज़ीर-ए-आज़म से मुशावरत करेंगे, उनको एतमाद में लेंगे, जिसके बाद तरीक़ेकार तय किया जाएगा कि किस तरीके से नाम को पब्लिक किया जाएगा। ठीक है जुल्करनैन, बहुत शुक्रिया तफसील के लिए। वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब में बिक गई है MQM, ऐसा तासुर देना गलत है। वसीम अख्तर कहते हैं कि कराची के लिए अगर कोई उन्हें खरीदना भी चाहे तो वो इसके लिए हाजिर हैं। वसीम अख्तर की जानिब से ये बयान सामने आया है कि बिक गई है MQM, ये तासुर न दिया जाए, कराची के लिए हम सब खुद को बेचने के लिए तैयार हैं। मेरे ख्याल में ये लफ्ज़ अजीब सा है, बिक गई है। कराची के लिए तो मैं भी बिक जाऊं तो कम है, कराची के लिए हम सब बिक सकते हैं, हम सब बिक जाएंगे कराची के लिए। कराची के लिए अगर कोई काम करना चाहता है तो मैं खुद हाजिर हूँ, बोली लगा दे कोई। पूरा मुल्क तो बना रहा है कराची का अवाम, मगर खुद उसको कुछ नहीं मिल रहा। जो भी पैकेज बना, जो भी अमाउंट आया, उसमें रहते हुए इंशाल्लाह हम ऐसी स्कीमें देंगे जिससे कुछ काम नजर आएगा। फिल्मी सितारों के सितारे आजकल बड़े गर्दिश में चल रहे हैं, उसके बारे में बात होगी, लेकिन ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है साथ से। आज वेलकम बैक वंस अगेन। इस्लामाबाद का नवाही इलाका, यहाँ 3 अफराद का वहशियाना कत्ल हुआ है। दुश्मनों से बचने के लिए हिजरत भी काम नहीं आई। बुनियर से आने वाली 2 खवातीन और 1 मर्द को सर और चेहरे में खंजर घोंप कर मार दिया गया। पुलिस ने कातिलों की तलाश शुरू कर दी है। वहाब कामरान रिपोर्ट करें। विफाकी दारुल हुकूमत के थाना तरनोल के इलाके संगजानी में तेहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। बदनसीब खानदान को हिजरत में अमन और बरकत की तलाश थी, लेकिन मौत मिल गई। 2 भाई खानदान समेत खैबर पख्तूनख्वा के जिला बोनेर से 1 हफ्ता पहले ही यहाँ आए। मदीना कॉलोनी में किराए पर रिहाइश अख्तियार की, जहाँ कातिल दरिंदगी का खेल खेलने पहुँच गए। अहले मोहल्ला खौफजदा भी हैं, हैरान भी और परेशान भी। इतनी खुफिया तरीके से किया कि मोहल्ले वालों को भी पता नहीं चला, मालिक मकान को नीचे रह रहे उनको भी नहीं पता चला कि ये किस तरह उन्होंने किया है। जबा कर दिए, बंदों को मारा है, छुरे मार के 3 बंदे जबा किए, जिसमें 2 लेडीज और 1 जेंट्स है। जिनको काम काज पे चले जाते थे, रात को ही आते थे। एक आदमी सब्जी की रेडी लगाता था कहीं पे, और जो मर्डर हुआ है ये ट्रक चलाता है। अहले मोहल्ला के मुताबिक मकतूल का भाई और बच्चे लापता हैं। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। पंजाब के मुख्तलिफ शहर, यहाँ यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 7वें रोज भी जारी है। अस्पतालों के आउटडोर और इनडोर बंद होने से मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अरशद वर्क लाहौर के जिना अस्पताल में मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। अरशद वर्क, बताइएगा फिर मसीहा जब हड़ताल पर हैं तो मरीज कर क्या रहे हैं? कहीं प्राइवेट क्लिनिक्स पर जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मरीजों का तो अल्लाह ही हाफिज है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को आउटडोर में बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है। इंडोर भी बंद है, आउटडोर भी बंद है। सिर्फ एमरजेंसी बराए नाम चल रही है और डॉक्टर्स ने वो भी 72 घंटे की हुकूमत को मोहलत दी है कि अगर 72 घंटे में उनके मुतालबा तस्लीम ना हुए तो एमरजेंसी सर्विसेज भी बंद कर दी जाएंगी। सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को 2, 5, 10 रुपए की पर्ची बन के आमतौर पर डॉक्टर्स देख लिया करते हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल यह है कि मरीजों को भारी फीसें अदा करके प्राइवेट अस्पतालों की तरफ, प्राइवेट डॉक्टर्स की तरफ जाना पड़ रहा है और मरीजों के लिए ये बड़ी एक कठिन सूरत हाल है। तो डॉक्टर्स की मुअत्तली के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ और ये हड़ताल 7वें रोज में दाखिल हो गई। बहुत शुक्रिया अरशद वर्क से आगाह करने के लिए। जबकि पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक हैं, यहाँ चांद ग्रहण होगा। ग्रहण का आगाज रात 8:50 और इख्तिताम 1:51 पर होगा। आज चांद को साल का दूसरा ग्रहण लगने वाला है। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद ग्रहण 7 और 8 अगस्त की दरमियानी शब होगा, जिसमें चांद को जज़वी ग्रहण लगेगा। ये नज़ारा पाकिस्तान समेत एशिया, यूरोप, एंटार्क्टिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में देखा जा सकेगा। चांद ग्रहण का आगाज रात 8:50 पर होगा। जज़वी ग्रहण 10:23 पर लगेगा, जबकि जज़वी इख्तिताम 12:18 और मुकम्मल इख्तिताम 1:51 पर होगा।
मुफ्ती जुबैर कहते हैं चांद गिरन से कोई शगुन लेना दुरुस्त नहीं, खवातीन घरों से बाहर निकल सकती हैं। शरीयत में कुरान और हदीस के अंदर इस तरह की कोई बात मौजूद नहीं है, खवातीन घर से बाहर निकल सकती हैं। उन्होंने कहा कि चांद गिरन या सूरज गिरन के मौके पर नमाज और दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। आपको कौमी असेंबली के बाहर लिए चलते हैं, आयशा गुल अलई मौजूद हैं, बात करेंगे। दुनिया को बेहतरीन एथलीट्स दिए हैं, बेहतरीन कारकर्दगी रखने वाले प्रोफेसर्स दिए हैं, डॉक्टर्स दिए हैं, इंजीनियर्स दिए हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मुझे अफसोस होता है कि हमारे मुल्क का जो गरीब है, जो गरीब अक्सरियती आबादी है, वो आज भी अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर है गुर्बत की वजह से। माएँ अपने बच्चों समेत खुदकुशियाँ कर रही हैं गुर्बत की वजह से। लोग गुर्दे बेच रहे हैं पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, जिसको एक फलाही इस्लामी रियासत बनना था और जिसकी बुनियाद इस्लाम और ईमान की बुनियाद पर की गई थी। इस मुल्क में आज हमारे बच्चे स्कूलों की बजाय कूड़ा करकट जो है वो चुन रहे हैं। भट्टा खश्त में मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं हमारे बच्चे 2.5 करोड़ से ऊपर। हमारे मुल्क को पीने का साफ पानी नहीं है। हमारे मुल्क को अंदरूनी खतरात भी है, मुझे इसका भी एहसास है। अंदरूनी सिक्योरिटी खतरात हैं। हमारे मुल्क को बैरूनी साजिशों का भी सामना है, मुझे इसका भी इदराक है। लेकिन मैं और हमारे नौजवान डिग्री लेकर बेरोजगार फिर रहे हैं, माँ बाप परेशान हैं उनके लिए, तालीम पे तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मेरे बुजुर्गों, मैं कौम से मुखातिब हूँ। ये तमाम तर मसाइल अपनी जगह, मुझे भी इन मसलों का इदराक है। मैं भी हर फोरम पे आपकी शाना बशाना खड़ी रही हूँ और इंशाल्लाह होंगी। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो एक कौम के लिए होना चाहिए वो उसका किरदार होना चाहिए। एक कौम अगर अपने किरदार के ऊपर अपने किरदार को छोड़कर किसी शख्सियत या बाकी चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देने लगे तो उस कौम को ज़वाल से कोई दुनिया की ताकत बचा नहीं सकती। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आला किरदार और अपने अखलाक की बुनियाद पर पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाया और लोगों को मुतासर किया। अल्लाह ताला फरमाता है कि अत्तहूर शत्रुल ईमान, सफाई निस्फ ईमान है। तो ये कोई ज़ाहरी सफाई की बात सिर्फ नहीं होती यहाँ पर, ईमान है तो ये कोई ज़ाहरी सफाई की बात सिर्फ नहीं होती यहाँ पर। यहाँ आपकी रूह की पाकीज़गी की बात भी होती है, आपकी किरदार की सफाई की बात भी होती है। और मैं अपने कौम से कहूँगी कि ये किरदार साजी, एक आला किरदार रखना हमारे लिए, हम में से हर इंसान के लिए ज़रूरी है। मैं आज एक MNA की पोजीशन पे हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे MNA की पोजीशन दी है और मेरे पास एक अहम और ताकतवर पोजीशन है। मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है कि मैं एक बात दूसरों तक पहुंचा सकूं। और मैं समझती हूं कि मैंने किरदार और अखलाक के मामले पर समझौता ना करते हुए वो काम आज किया है जो NGOs और बाकी इदारे सालों साल में नहीं कर सके। मैं अगर एक ताकतवर पोजीशन पे आज हूं, मेरे पास तो प्लेटफॉर्म मौजूद है। जो बाकी खवातीन हैं, जो भट्टा खश्त में मजदूर हैं, जो लोगों के घरों में काम करती हैं, जो प्राइवेट स्कूलों में उस्तानियां हैं, जो दफ्तरों में काम करती हैं, जो स्पोर्ट्स की बच्चियां हैं, उनकी आवाज, उनका इस्तेसाल रोजाना होता है और उनकी आवाज सुनना तभी होता है, या गरीब लोगों का आवाज तभी सुनी जाती है जब एक रिक्शे वाला खंबे पे चढ़ के खुदकुशी की कोशिश करता है, तब उसकी आवाज कोई सुनता है। या कोई पेट्रोल छिड़क कर अपने ऊपर जब जलने की कोशिश करता है, तब उसकी बात लोग सुनते हैं। चले, मेरे पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, उन कमजोर खवातीन और लोगों की बात कर रही हूँ।
تو مجھے فخر ہے اپنے آپ پہ کہ ایک خاتون MNA کی آئینی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کی خواتین، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا تحفظ کرے. یہ اس کی آئینی ذمہ داری ہوتی ہے اور مجھے فخر ہے اپنے آپ پہ کہ میں نے اپنا آئینی فرض ادا کر دیا ہے. اور میرے اس اقدام سے پاکستان کی مظلوم خواتین کو حوصلہ ملا ہے، بلکہ پاکستان سے باہر کی جو خواتین ہیں وہ بھی مجھے فون کر رہی ہیں اور ان کو بھی حوصلہ ملا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ موبائل فونز کا جس طریقے سے غلط استعمال ہوتا ہے یا اداروں کے سربراہان جس طریقے سے اپنی اتھارٹی کا مس یوز کرتے ہیں، اپنی ماتحت لوگوں کا استحصال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آئندہ 1000 مرتبہ سوچیں گے کہ لوگ اپنی عزت اور اپنے کردار کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، کیونکہ آپ کوئی خدا نہیں ہے. اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، میں PTI کے سب لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب میں PTI میں تھی تو میں سب سے اچھی تھی. جیسے ہی میں نے PTI چھوڑی، مجھ پر سوشل میڈیا کے ان کے جو بریگیڈز ہیں انہوں نے ان سے اٹیک کروایا، جو کہ انتہائی افسوس کی بات ہے. یہ ہمارے PTI کے ورکر، سارے MNAs MPAs کو یہ سبق لینا چاہیے کہ جس طرح ناز بلوچ چھوڑ کر چلی گئیں تو اس دن وہ کسی کام کی نہیں تھی، وہ ایک ادنا چھوٹی ورکر تھی. مجھے قتل کی بھی دھمکیاں دے رہے ہیں، مجھے تیزاب کے اٹیکس کے اوپر بھی دھمکیاں دے رہے ہیں، کیونکہ میں نے PTI چھوڑ دی اور میں نے اصولوں اور حق بات پہ چھوڑی، کسی غلط بات پہ نہیں چھوڑی. میرے خلاف جو ہے وہ KP احتساب کمیشن، جس نے 4 سالوں میں 65 کروڑ روپے اس کے اوپر غریب عوام کے خرچ ہوئے ہیں، اس نے 1 روپے، اس کی نااہلی کی یہ صورتحال ہے کہ 1 روپے اس نے وہ ریکور نہیں کروایا آج تک. اور عمران خان تو خود کہتے ہیں کہ بڑی مچھلیوں سے احتساب شروع کرو. میرے خلاف تو آپ نے، جیسے ہی میں PTI میں تھی، میں بہت اچھی تھی، PTI سے باہر آئی، آپ نے انتقامی کارروائی KP احتساب کمیشن، جو نیا پاکستان کا احتساب کمیشن ہے، اس سے آپ نے انکوائری میرے خلاف سٹارٹ کروا دی. آپ کی جو بڑی مچھلیاں ہیں خیبر پختونخوا میں، ان کے خلاف کب ایکشن لوگے؟ میرے خلاف تو آپ انتقامی کارروائیاں، میرے ریٹائرڈ پروفیسر والد کے خلاف آپ انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں. میری جو بہن ہے وہ پاکستان کی نیشنل چیمپئن ہے، وہ پیس ایمبیسڈر ہے، وہ ٹاپ رینکڈ ورلڈ اسکواش پلیئر ہے، وہ پیس ایمبیسڈر ہے، انٹرنیشنل سیلیبریٹی ہے. اور سب سے بڑی بات کہ وہ ایک غیر سیاسی لڑکی ہے، سب سے بڑی بات کہ وہ ایک فلاحی کام کرنے والی لڑکی ہے. اس کو بھی اس بیچ میں ان کے ماریہ تورپیکے وزیر کو انہوں نے اس چیز میں بیچ میں گھسیٹا، جس پر ان کو شرم آنی چاہیے. قوم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ ان کے اخلاقیات کا لیول کیا ہے، اخلاقی زوال کی صورتحال کیا ہے. ان کا ایک منسٹر اپنے مسلح جتھے کے ساتھ ماریہ تورپیکے ویمن اینڈ چلڈرن ہاسپٹل، جو کہ زیر تعمیر ہے اور جس کی مشینری ابھی راستے میں ہے، وہ پہنچنے والی ہے، ماریہ تورپیکے ویمن اینڈ چلڈرن ہاسپٹل کی بلڈنگ کے اوپر جو زیر تعمیر ہے، اس کے اوپر اپنے مسلح جتھے کے ساتھ اٹیک کرواتا ہے، دروازے توڑ کر اندر داخل ہوتا ہے اور اس کو مسمار کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے. تو یہ PTI کا کلچر پوری قوم دیکھ لے کہ یہ ہے وہ نیا پاکستان. اور میں تو IG خیبر پختونخوا پولیس سے کہوں گی کہ کہاں ہے وہ KPK کی نئی وہ مثالی غیر سیاسی پولیس؟ وہ تماشا دیکھ رہی ہے. ابھی تک وہ اس وقت بھی تماشا دیکھ رہی تھی جب ان کا غنڈہ منسٹر اندر داخل ہوا بنو میں، اور آج بھی KP پولیس، آج تک اس نے کیوں ایکشن نہیں لیا؟ پوری پاکستانی قوم دیکھ لے، یہ ہے خیبر پختونخوا کی مثالی پولیس جو کہ غیر سیاسی ہے. میں اپنے نوجوان نسل سے بھی کہوں گی کہ میرے بھائیوں، دنیا کا کوئی، میں کمپیریٹیو ریلیجن کی اسٹوڈنٹ ہوں، دنیا کی کوئی مذہب، چاہے وہ قرآن ہو کتاب، چاہے وہ وید ہو، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ انجیل ہو، کوئی کتاب آپ کو غیر مہذب ہونا یا گالی گلوچ کی تربیت نہیں دیتی. اللہ خود مہذب ہے، وہ تہذیب پسند فرماتا ہے. جس طریقے سے آپ کو غلط راستے پر ڈال دیا گیا ہے اور آپ کو گالی گلوچ کی تربیت دے رہے ہیں، میں والدین سے اپیل کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو سنبھالیں.
آپ کے بچے اس ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں جو مستقبل میں اس ملک کی باغڈور سنبھالنے والے ہیں. یہ کیسی تربیت کچھ لوگ اپنے مفادات کی خاطر آپ کے معصوم بچوں کی کر رہے ہیں. اور میں پاکستان کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں، بلاول بھٹو زرداری، جماعت اسلامی، ان سب کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ ایک حق بات پہ وہ کھڑے ہیں، یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں. اور میں پارلیمنٹری کمیٹی کو خوش آمدید کہتی ہوں کہ پارلیمنٹری کمیٹی اس معاملے پر بن گئی اور انشاءاللہ اس میں ساری حقائق سامنے آ جائیں گے. کیونکہ جب آپ ایک لیڈر ہوتے ہیں اور آپ قوم کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں تو آپ کا جو اخلاقیات، آپ کی لوگ آپ سے متاثر ہو کر وہ آپ کا کوڈ اپنائیں، آپ اخلاقی لحاظ سے ایک رول ماڈل بنے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ خواتین اور انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی اس چیز میں جو ہے وہ کھڑی رہیں. میں سمجھتی ہوں یہ ہے نئے پاکستان کی شروعات. میڈم اور میڈم یہ بتائیے کہ آپ نے جو شروع کی ہے اس کے اوپر جو نیشنل الیکشن ہے آپ کیا اس سے مطمئن ہیں؟ اور دوسرا چونکہ آپ پی ٹی آئی میں رہی تھیں، پی ٹی آئی میں جو کچھ ایجیٹیشن پچھلے 1.5-2 سال میں ہوا ہے، کیا یہ تاثر درست ہے کہ وہ ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں؟ ایک بات میں کلیریفائی کر دوں، میرے معافی کی پیشکش پہ لوگوں نے بڑا وہ اٹھایا، میں وہ کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں، وضاحت کرنا چاہتی ہوں. میرے ساتھ معاملہ صرف غلط میسیجز تک محدود تھا. ہماری بہت ساری ایسی خواتین ہیں جہاں پہ معاملہ اس سے بھی آگے چلا جاتا ہے، پھر جہاں پہ معاف کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی، جہاں پہ آپ معاف کر بھی نہیں سکتے ہیں. میں نے اس شخص کو یہ کہا کہ آپ نے غلط میسیجز کیے ہیں، اس پہ آپ ایک ممبر پارلیمنٹ سے آپ اور پاکستان کی قوم سے، پاکستان کی خواتین سے آپ پبلکلی سر عام آپ معافی مانگے، خفیہ نہیں، پبلکلی سر عام یہ تسلیم کریں کہ میں نے یہ غلطی کی ہے اور مجھے معاف کر دیں. تو اللہ بھی معاف کرنے والا ہے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. میڈم بنیادی آپ نے کہا کہ آپ نے ایک آئینی ذمہ داری پوری کر دی ہے، لیکن ایک آئینی تلوار آپ کے سر پر لٹک رہی ہے. آپ سیٹ کب چھوڑیں گی اور کیسے چھوڑیں گی؟ اور دوسرا یہ کہ کیا تحریک انصاف ڈیٹ فرسٹ سے ہی یہی رویہ تھا یا آج آپ فیل کریں کہ گزرتے وقت کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ سامنے آیا اور عدالت کا فیصلہ؟ اسی کے ساتھ ضمنی یہ ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف نے بھی یہ مطالبہ کیا کہ ان کا جو مینڈیٹ ہے آپ ان کو یہ واپس کر دیں. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ میں نے عوامی خدمت پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے شروع نہیں کی. آپ میرا ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی عوام کی خدمت کی ہے اور میں عوام کے ساتھ ہر فورم پہ کھڑی ہوں. آپ نے دیکھا لوڈ شیڈنگ کے ایشو پہ پارٹی میرے ساتھ تھی ہی نہیں، میں خود ایک اکیلی لڑکی عوام کے ساتھ میں کھڑی تھی. میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتی ہوں، میں نے ابھی شیرین مزاری کو کہا ہے کہ میں آپ کے خلاف پریویلیج موشن میں موو کرواؤں گی کہ آپ مجھے اسٹرینجر ان دی ہاؤس کہہ رہی ہیں. میں میرٹ پہ الیکٹ ہوئی ہوں، میں میرٹ پہ آئی ہوں. آپ کی جو باقی خواتین ہیں جو رشتہ داریوں کی بنیاد پہ آئی ہیں، جو ہاؤس وائفز تھیں، مجھے پتا ہے ان تمام چیزوں کا کہ انہوں نے پارٹی ممبرشپ بھی ان ایم این ایس کے پاس نہیں تھی، بنیادی بیسک ممبرشپ بھی نہیں تھی. باقی خواتین نے 25,000 روپے جمع کروائے تھے پارٹی ٹکٹ کے لیے، انہوں نے وہ بھی نہیں جمع کروائے. راتوں رات رشتہ دار خواتین میرٹ لسٹ کے اوپر ایم این ایز بن گئی. پی ٹی آئی نے دھجیاں اڑائی ہیں میرٹ کی. یہ کون سے میرٹ کا لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ ہم میرٹ، میں تو میرٹ پہ الیکٹ ہوئی ہوں، میں سینٹرل وائس پریزیڈنٹ تھی الیکٹڈ پارٹی کی، اور مجھ سے اوپر ان خواتین کو رکھا گیا. تو میں تو، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں عوامی سیاست میں لفظ نہیں استعمال کروں گی، میں عوامی خدمت،
मैंने पहले भी की है और इंशाल्लाह हमेशा करूंगी। मैडम ये बताइएगा कि चिल्ड्रन एंड वुमेन हॉस्पिटल पे जो हमला हुआ है उसके खिलाफ आपने कोई रिपोर्ट क्या वो की है वहाँ पे? अच्छा मैम ये बताइएगा आपका मामला पार्लियामेंट में है मैम? अच्छा मैं ये क्लैरिफाई कर देना चाहती हूँ कि मैं सियासत में हूँ या ना हूँ, मैं सियासत में हूँ या ना हूँ, मैं अवाम अपने गरीब लोगों के साथ में हमेशा खड़ी हूँ और बाकी लाहे अमल अल्लाह बेहतर जानता है कि अल्लाह की जो मैं सियासत में हूँ या ना हूँ, अपने गरीब आवाम की खिदमत हमेशा करती रहूँगी। वही बातें जो पार्लियामेंट के अंदर कर रही थी। अपनी तकरीर शायद आयशा गुल अलई को लगा कि शोर शराबे की वजह से आवाम तक नहीं पहुँच पाई है, इसीलिए मीडिया से दोबारा गुफ्तगू में सब कुछ बता दिया। कल फिर आपसे मिलेंगे 7 से 8 में, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।